Dear students, hello and welcome all of you in this video lecture। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इससे पहले भी हमने चार पांच वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे अपलोड किए थे और आपको शेयर किए थे। तो आपने पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखना है ताकि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर उन्हें देख लें। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या है? ये नेशनलिज्म से जुड़ी ही चीज़ है। नेशनलिज्म उस सिचुएशन को कहा जाता है जब किसी कंट्री में रहने वाले लोग अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ या एक मानने की सोच करने लग जाते हैं। इसी को सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहा जाता है कि जब एक कंट्री में रहने वाले लोग अपने आप को अलग अलग ना मानकर एक मानने लगे कि हम एक ही जैसे हैं, हमारी कॉमन हिस्ट्री है, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो कॉमन थे, या हमारा कॉमन कल्चर है, जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं वो हमारी एक जैसी हैं, हमारा कॉमन रिलीजन है, कॉमन फेथ है, या जो हमारी वॉरशिपिंग प्रैक्टिस है वो कॉमन है, या फिर हम लैंग्वेज एक ही जैसी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमें जोड़ती हैं। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भारत में कैसे फैली कि या क्या हुआ कि जो इंडिया है वो अपने आप को एक समझने लगे। जो यूनिटी है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ भारत में रहती थी, अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड था, अलग अलग रीजन में लैंग्वेज के आधार पर इंडिया डिवाइडेड था, उसको ब्रिटिश काल के दौरान उसमें एकता की भावना जागृत होती है, जिसके कारण पूरा भारत या पूरे भारत के लोग एक होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, जिसके कारण भारत आज़ाद होता है। उस फीलिंग को ही नेशनलिज्म कहा गया और उसी का प्रिय टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वो कलेक्टिव बिलोंगिंग या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इंडिया में कैसे फैली, कैसे जागृत हुई, इसके ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है। रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म है या कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो कैसे डेवलप होती है, उसके क्या कारण से। तो मेनली इसके दो मेन कारण डिवाइड किए गए हैं, यूनाइटेड स्ट्रगल एंड कल्चरल प्रोसेसेस। तो यूनाइटेड स्ट्रगल में क्या आता है कि जो भारत है, सबसे पहले भारत में छोटे छोटे आंदोलन हुए। पहले तो 1857 की क्रांति होती है, लेकिन वो यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं थी, लेकिन एक शुरुआती स्ट्रगल ज़रूर थी। फिर भारत के अलग अलग एरियाज़ में ब्रिटिश काल के दौरान जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं रहते। लेकिन बाद में गांधी जी के नेतृत्व में या कांग्रेस की लीडरशिप में 3 बड़े आंदोलन भारत में होते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन तीनों मूवमेंट में अलग अलग पार्टियां या अलग अलग जो कल्चर को फॉलो करने वाले या अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए लोग जो अपने आप को अलग मानते रहे थे वो इकट्ठे होकर स्ट्रगल करते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन करते हैं, जिससे इंडिया में कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और नेशनलिज्म की भी डेवलपमेंट होती है। दूसरा है कल्चरल प्रोसेस। तो इंडिया में क्या होता है कि जैसे इंडिया में पूजा पाठ का जो रिवाज है तो उसके आधार पर भारत माता की पिक्चर बनाई जाती है या मूर्ति बनाई जाती है। उसके बाद भारत में कई तरह की पोइम्स लिखी जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेज में देशभक्ति के गीत लिखे जाते हैं, राइम्स लिखे जाते हैं, कुछ स्लोगन बनते हैं जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद है। तो ये चीज़ें भी इंडिया को जोड़ने का काम करती हैं। इनको एलिगोरीज कहा जाता है और इन्हीं को यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिगोरीज। तो सबसे पहले BC चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये पहली पिक्चर बनाई थी जो भारत माता की पहली पिक्चर मानी जाती है। तो भारत माता की पहली पिक्चर में ये दिखाया गया कि जो भारत है वो हमारी माँ है, वो हमारा मदरलैंड है। और उसी से भारत माता को एक फीमेल एलिगोरी में दिखाया गया कि जो भारत माता है, जैसे जो पिछला चैप्टर था उसमें जर्मनी के बारे में जर्मेनिया या फ्रांस के बारे में मरियाना, 2 फीमेल फिगर दिखाए गए थे जो फीमेल एलिगोरी थी
जिसमें उन कंट्रीज़ को यूनाइट करने की कोशिश की गई थी। उसी तर्ज पे भारत में भी भारत माता की एक एल्गोरी पिक्चर तैयार की गई, जिसमें उसको जंजीरों में जकड़े हुए दिखाया गया। और भारत माता के जो सपूत थे, जो बेटे थे, उनको कहा कि आपकी माँ को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और आप गुलामी की जंजीरों को एक्सेप्ट करे बैठे हो। तो ये कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली एक चीज़ थी इंडियंस के अंदर। तो इसके द्वारा भी भारतीयों में कलेक्टिव बिलोंगिंग और नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया गया और ये बताया गया है कि ये जो भारत माता है ये सबकी माँ है, चाहे कोई किसी कल्चर को फॉलो करता है, चाहे किसी एरिया में रहता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है। अब उसके बाद एक स्लोगन आया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया ये। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम का स्लोगन दिया और वंदे मातरम के द्वारा ये जहाँ भी लोग मिलते थे आपस में तो वंदे मातरम कह के मिलते थे। इसको जो नेशनल स्ट्रगल है उसका एक बड़ा नारा बना लिया गया वंदे मातरम, जिससे बाद में तो अंग्रेज़ों को भी परेशान किया गया इस नारे के द्वारा। और बाद में ये एक पोइम में कन्वर्ट हो गया वंदे मातरम स्लोगन, जैसे कि आपने सभी ने सुना भी होगा वंदे मातरम जो पोइम है। और बाद में इसके ऊपर एक सॉन्ग बन गया और आज के टाइम में वो सॉन्ग जो है वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो नेशनल सॉन्ग है। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इनका एक नॉवल था आनंद मठ, उसके अंदर ये वंदे मातरम था, जो वहाँ पर एक पोइम थी। और बाद में ये नेशनल एक सॉन्ग बन गया और आज भारत का ये वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो जन गण मन है वो भारत का नेशनल एंथम है, कहीं उसको भी नेशनल सॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है। और वंदे मातरम भारत का नेशनल सॉन्ग है। उसके साथ भारत में एक नेशनल फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया गया, उसको भी कई सारी प्रोसेस से निकाल के बनाया गया। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है तो अचानक से ही हमें देशभक्ति की भावना जाग जाती है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो भारत में जो भारत के तिरंगे को देख के गर्व महसूस ना करता हो या एक देशभक्ति की फीलिंग उसमें ना आती हो, उसमें उत्साह ना जाग जाता हो, ऐसा कोई शायद ही हो। तो जो नेशनल फ्लैग है वो भी एक एल्गोरी की तरह रिप्रेजेंट किया गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और कहा गया कि हम यूनियन जैक जो है वो हमारा फ्लैग नहीं है और हम उसके अंडर नहीं रहने वाले, और भारत का तिरंगा जो है वो भारत के लिए हमारा फ्लैग है और एक जो है हमें यूनाइट करने की जो फीलिंग है वो जगाता है। ये जैसे कि नेशनल फ्लैग, इसमें 3 कलर दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर ऑरेंज है, केसरिया कलर, जो करेज और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और मजबूती का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है, जैसे कि इंडिया की शांति प्रिय देश है और भारत ने आज तक के इतिहास में कभी किसी पे पहला आक्रमण नहीं किया है। और जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी और ग्रोथ का प्रतीक है। जो फर्टिलिटी यानी कि जो खेती बाड़ी है वो ग्रीन कलर की होती है, आप सबको पता है, और उससे भारत की ग्रोथ होती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था तो इसलिए ये ग्रोथ का प्रतीक है। कई बार बच्चे फ्लैग को बनाते हैं तो उल्टा बना देते हैं, ग्रीन कलर ऊपर और ऑरेंज नीचे कर देते हैं, तो वो गलत है। आपने इसको याद रखने के लिए एक चीज़ रखनी है कि जैसे कि ज़मीन पे फसलें जो उगती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो ज़मीन के ऊपर ही होती हैं, यानी कि बाकी चीज़ें सारी उससे ऊपर होती हैं, और जो ज़मीन के साथ टच होता है ग्रीन कलर का कोई भी घास हो सकता है या फसल हो सकती है, तो इसलिए जो बॉटम है वहाँ पर ग्रीन कलर होगा और टॉप पे ऑरेंज होगा। और उसके साथ इसके बीच में जो अशोक चक्र है ये दिया गया है, जो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो सर्कल में एक अशोक चक्र है, तो इसमें जो है ये सारनाथ के नाम की जगह है, वहाँ पर एक पिलर बनवाया था अशोक ने 260 BC के आसपास। और इस सारनाथ का में जो ये स्तंभ है वहाँ पर एक 4 लॉयन वाला एक स्ट्रक्चर उस पर बना हुआ था, इसमें 3 ही नज़र आ रहे हैं। ये भारत का जो नेशनल एम्बलम है, पहले गांधी जी के जो हमारे करेंसी नोट हैं उनके ऊपर यही छपा होता था पुराने समय पहले, और बाद में गांधी जी की पिक्चर ने इसकी जगह ले ली थी। तो इसमें जो इसका जो बॉटम है ये 4 लॉयन है, एक लॉयन इसके बिल्कुल अपोजिट बैक साइड में है जो दिखता नहीं है, यानी कि आप किधर से भी देखो आपको 3 लॉयन ही इसमें नज़र आते हैं चारों तरफ से देखने पे, वैसे इसमें एक्चुअल में 4 लॉयन है। तो इसमें जो इसके बॉटम में ये अशोक स्तंभ पिल, ये जो चक्र है ये हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में लिया गया है। और
ये जो है बुद्धिस्ट धर्म चक्र को डिपिक्ट करता है। और जो 24 स्पोक्स हैं वो अशोका के एडिक्ट्स, यानी कि जो अशोका की जो शिक्षाएं थी, अशोक ने अपना धर्म चलाया था बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, उनको रिप्रेजेंट करने वाली ये स्पोक्स हैं, ये जो तिल्लियां हैं इसके बीच में, ये 24 हैं। कई बार कुछ लोग बता देते हैं या कई जगह आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि ये 24 आवर्स का प्रतीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आपने यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि अशोक के स्तंभ में है तो अशोक से ही कोई जुड़ी चीज़ इसको डिपिक्ट कर सकती है। तो इन चीज़ों ने, ये जो भी एलेगोरीज आपको यहाँ दिखाई गई हैं, जैसे भारत माता की पिक्चर है, नेशनल सॉन्ग है, जो हमारा फ्लैग है, या जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, इनके द्वारा इन्होंने एलेगोरी का जो रोल प्ले किया और भारतीयों में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना को जगाया। उसके बाद गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटेन की बुरी हालत हो चुकी थी। ब्रिटेन कई मोर्चों पे हार रहा था, उसके काफ़ी सैनिक मारे जा चुके थे, और जिस नेवल फोर्स के दम पे अपनी कॉलोनीज़ पे ब्रिटेन ने कंट्रोल किया हुआ था, उसको भारी नुकसान पहुंच रहा था। तो अब, और यूएसए से काफ़ी लोन ले लिया था ब्रिटेन ने। जितना भी ब्रिटेन ने भारत से लूटा था खजाना, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उसने इस युद्ध पे खर्च कर दिया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन थोड़ा कमज़ोर हो गया और उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि वो अपनी कॉलोनीज़ पे जो गुलाम देश हैं उन पे कंट्रोल करके रख सके और इन देशों को लंबे समय तक गुलाम बना के रख सके। तो इसलिए उन्होंने इन अपनी कॉलोनीज़ में डिक्लेयर कर दिया कि वो अपनी सभी कॉलोनीज़ को जो जुलाई 1948 है तब तक फ्री कर देंगे। लेकिन उन्होंने बाद में भारत को जो है 1948 तक गुलाम नहीं रखा, बल्कि अगस्त 1947 में ही फ्री कर दिया, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे उससे पहले ही, और इंडिया और पाकिस्तान का पहले ही कम्युनल बेसिस पे निर्माण हो चुका था। पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था, तो इसलिए भारत को 1948 से पहले ही फ्री कर दिया गया। और उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बनाया था। तो अंग्रेज़ों ने भारत को फ्री कर दिया और फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और उन्होंने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और सरकार का काम भी किया। और ये, खैर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो ये सक्सेसफुल रहा इस तरह से, क्योंकि इसके बाद भारत जो है वो फ्री हो चुका था। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस जब होती है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को इंडियन पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच का नाम था डायरेक्ट विद डेस्टिनी। ये थी कि इस स्पीच में उन्होंने कहा था कि इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि आज आधी रात के बाद भारत जो है एक आज़ाद देश बन जाएगा, एक आज़ाद राष्ट्र घोषित किया जाता है कि भारत जो है अब 200 साल की गुलामी झेलने के बाद, ब्रिटेन की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हो चुका है। भारत का जो निर्णय निर्माण है वो भारतीय ही करेंगे। अब ये डायरेक्ट विद डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू, ये स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दी? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से भी कई सीनियर लीडर जो थे वो कांग्रेस में थे, और सबसे सीनियर तो महात्मा गांधी थे, क्योंकि वो लीड कर रहे थे सभी आंदोलनों को। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच इसलिए दी क्योंकि उनको भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इनका अहम रोल था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका अहम रोल था, और ये गांधी जी के करीबी भी थे, तो इसलिए भी इन्हें ये जगह मिली। अब गांधी जी ने कोई पोस्ट इसके बाद नहीं ली, इसीलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है, महात्मा गांधी। गांधी जी चाहते तो भारत के पहले प्रधानमंत्री या पहले राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी निस्वार्थ भावना से अपने देश को फ्री कराया, और उसके बाद उन्होंने कोई भी पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए उन्हें महात्मा भी कहा गया, और इसीलिए उन्हें बापू की भी उपाधि दी गई, उन्हें जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई इसके बाद। ये यही कारण था। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट से ये स्पीच दी डायरेक्ट विद डेस्टिनी। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई उस वक्त के जो कैमरास थे, और इसकी पिक्चर्स और भी इसका मैटर जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो भी सर्च करके देख सकते हो। इसके ओरिजिनल वीडियो भी पड़े हैं, वो इतने क्लियर नहीं है खैर कि आप ध्यान से देख सको, क्योंकि कैमरा का आविष्कार उस वक्त तक हो चुका था। और ये इस पिक्चर में जो है, ये जो है
टेररिस्ट विद डेस्टिनी के की पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, जो अगले दिन की जो स्पीच थी। क्योंकि ये टेररिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच है ये आधी रात को दी गई थी, 14 अगस्त की आधी रात को, और अगले दिन 15 अगस्त को। तो ये आपने इसके बारे में आप और भी मैटर कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो के में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो आस्क डाउट में जाके, या व्हाट्सएप के ज़रिए भी डाउट पूछ सकते हो। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो। इस वीडियो में क्या बताया गया है, इस वीडियो में इंडियंस में जो नेशनलिज्म का जो प्रसार है और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे इंडिया में क्रिएट होती है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि इंडिया जो है ये अलग अलग राजाओं के अंडर एक मल्टी नेशन लैंड था, जिसमें जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर ही 550 से ज़्यादा तो राजाओं का राज था, यानी कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की तरह डील करते थे। और उसके बाद जो अंग्रेज़ों का कंट्रोल था वो भी उस वक्त 24 स्टेट्स पे था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जितना भी एरिया 24 स्टेट थे इसमें। और उसके बाद जो है, जो उससे पहले का अगर हम देखें ब्रिटेन के आने से पहले का, तो भारत में झांसी की रानी अलग थी, या बंगाल पे सुराजुद्दौला का कंट्रोल था, कहीं मराठा थे तो कहीं मुग़ल थे, कहीं सिख स्टेट था, कहीं रणजीत सिंह का साम्राज्य था। तो ये अपने आप में अलग अलग कंट्रीज़ की तरह राज करते थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भारत के कई एरियाज़ पे कंट्रोल कर लिया, और फिर उसके बाद सभी की जो प्रॉब्लम्स थी वो सेम हो गई, क्योंकि सभी जो एरियाज़ थे वो कलेक्टिव जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसीलिए इंडियंस में कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। फिर इंडियंस ने जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा अपने देश को फ्री कराने के लिए, और उसमें जो एलोगोरीज यूज़ की गई, जो नेशनल फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चलाए गए, उन्होंने भी इंडियंस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि जो नेशनलिज्म है उसकी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है, और अगर कोई अभी भी कोई डाउट है तो आप फिर उससे पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।